Hello everyone, very good evening to all of you my dear students। बच्चों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आज के क्लास में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं इतिहास से संबंधित हैं, है ना। हमारे इतिहास से है क्वेश्चन, और उसमें भी मुग़ल काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चों। गुप्त काल, मुग़ल काल, है ना, खिलजी वंश। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़े इतिहास के बारे में, है ना। चलिए पहला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन को ऊपर की ओर स्लाइड कर रही हूँ। चलो, दिख रहा है। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? जिस बच्चे ने पृथ्वीराज चौहान की जो है ना ये सीरियल देखा होगा उसे तो पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। चलिए बच्चे, आप लोग क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? फर्स्ट ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया, ये पूछ रहा है, किस युद्ध में हराया, है ना। चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना। ये युद्ध कब हुआ था जी? तो बच्चों ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें हार किसकी हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई, है ना। अच्छा चलो ये बात है। अब बात आती है प्रथम युद्ध की। तो बच्चों प्रथम युद्ध जो है ना 1191 ईस्वी में हुई थी, वही जगह पर, उसके एक साल पहले 1191 में। किसके किसके साथ युद्ध हुआ? तो सेम व्यक्ति वही है दोनों, है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इस बार इसमें जीत पृथ्वीराज चौहान को हुई और हार किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। ठीक है। अब है तराइन का तृतीय युद्ध जी। तराइन का तृतीय युद्ध के बारे में जानते हो? तराइन का तृतीय युद्ध जो है ना बच्चों, वो चला है 1215 में। 1215 से 1216 के बीच चला है। ठीक है। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का जो बाप है। और किसके बीच हुआ था? कुबाचा के बीच हुआ था, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर बच्चे याद नहीं रखते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ दो ही फेमस युद्ध है तराइन का, प्रथम और द्वितीय। तीसरा को कोई याद नहीं रखता। तो तीसरा हुआ था, है ना, ये 100 सवा 100 साल बाद हुआ था, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। अलाउद्दीन खिलजी ने देवनगर पर विजय किस वर्ष प्राप्त की, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने देवनगर पर विजय कब प्राप्त की जी? ऑप्शन ए 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी, 1296 ईस्वी और 1294 ईस्वी। बताओ। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का क्या था, खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था ना, बहुत ही प्रतापी राजा था उस समय का, खिलजी वंश का, है ना। तो उसने देवगिरी पर, है ना जी, देवगिरी जो दक्कन क्षेत्र में पड़ता था, यादव साम्राज्य की वो राजधानी थी। देवगिरी जो है किसकी राजधानी थी? यादव वंश की। समझ में आया? यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, है ना। और देवगिरी पर बहुत सारे आक्रमण किए लेकिन सब विफल रहे। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया जो है 1296 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ राइट? सी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, है ना, उसे जीत लिया। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। किस वर्ष अकबर ने 1569 ईस्वी, ये 15 से 69 लिख दिया ना, गलत है, ये से को हटा दो।
डायरेक्ट लिखो 1569। अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? चलो बताओ, उस समय वहाँ का शासक कौन था जी? अकबर ने 1569 ईस्वी में जब कलिंजर के किले पर आक्रमण किया, उसको जीता, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए रावचंद्र सेन, कल्याणमल, रामचंद्र, हकीम मिर्जा। कौन था जी वहाँ का उस किले का राजा? तुम लोग को नहीं पता, बता देती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रामचंद्र, है ना। उस समय वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र, है ना। देखो, कलिंजर किले को जो है जीतने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, है ना, लेकिन उसे जो बाहरी शासक हैं उसमें से किसी ने जीता नहीं, है ना। शेर शाह सूरी ने उस पर आक्रमण करके उसको जीता था, हुमायूं को भगा करके, है ना। लेकिन शेर शाह सूरी की मृत्यु भी कलिंजर किले में ही हो गई थी। आप लोग को जब पढ़ाए थे कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कलिंजर के किले में हुआ था, वहाँ पे बारूद फटने की वजह से, है ना जी। और वो कलिंजर मतलब ऐसा ही, कलिंजर का मतलब ही होता है काल को जीतने वाला, है ना जी। वो उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, इतना वो बहुत बड़ा ये भूल भुलैया वाला किला था, है ना। लेकिन जैसे ही अकबर ने वहाँ पर भेजा अपने आदमियों की, जाओ उसको अपने कब्जे में ले लो, तो वहाँ के जो राजा थे राजा रामचंद्र, उन्होंने क्या किया कि वो कलिंजर किले को लड़ाई की नौबत ही नहीं आने दी, है ना। उस किले को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया और उसके अधीन कर दिया, अकबर के अधीन, है ना। और अकबर ने इस किले को बच्चों किसको दिया था? उपहार स्वरूप इस किले को उन्होंने बीरबल को दे दिया। समझ में आया? किसको दे दिया? बीरबल को दे दिया, है ना, बीरबल को दे दिया, ठीक है। चलो, और ये किला है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, याद रखना। ये किला कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में है ये किला। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? है ना। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था? चूँकि ये एक्चुअल में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, है ना। किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत में। और इसको किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। किसने लिखा था जी? कलहन ने लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर, गोसुदराज, मौलाना शायरी, अब्दुल रहीम। बताओ किसके द्वारा किया गया था ये? अच्छा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना शायरी, है ना। मौलाना शायरी के द्वारा राजतरंगिणी का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? फारसी में। और किसके कहने पर किया था इसने? तो उस समय कश्मीर का शासक था जैनुलाब्दीन। क्या नाम था उसका? जैनुलाब्दीन, है ना। इसके कहने पर इन्होंने जो है इसका राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 5 नंबर की ओर। मत्स्य पुराण के अनुसार, है ना, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? मत्स्य पुराण के अनुसार, है ना जी, कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए नागदशक, उदयन, मुंड, काकवर्ण। देखो, नागदशक, उदयन, मुंड, ये 3 तो नाम लग रहा है कि किसी का नाम हो सकता है, लेकिन काकवर्ण ये तो लगता है जैसे कि कौवे वाला रंग, है ना। ये तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकवर्ण। समझ में आया? मत्स्य पुराण के अनुसार जो है हर्यक वंश का काकवर्ण शासक नहीं रहा, लेकिन नागदशक भी रहा। उदयन तो आप लोग सब जानते ही हैं, जिसने मगध की राजधानी कहाँ कर दी? पटना, पाटलिपुत्रा कर दी, है ना जी। मुंड के बारे में जानते ही हैं, चंड और मुंड, है कि नहीं। चलिए, तो काकवर्ण जो है हर्यक वंश का शासक नहीं रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर, 6 नंबर। प्रश्न संख्या 6, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए है भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल, मदनलाल धीगरा, विनायक डी सावरकर। चलो बताओ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना जी। बताओ बच्चों, इसके 3 संस्थापक थे, समझ में आया, लेकिन मुख्य रूप से जो थे वो हमारे थे सचिंद्रनाथ सन्याल, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी। इसके 3 संस्थापक और साथ में कौन कौन थे उनके बारे में बताएं। सबसे पहला चंद्रशेखर आजाद, समझ में आया, चंद्रशेखर आजाद, ये पहला नंबर में हो गए। दूसरा में सुखदेव, ठीक है, और तीसरा तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। ये तीनों मिलकर के जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था ना। और कब किए थे जी? तो 1928 में किए थे। कहाँ किए थे जी? तो कानपुर में किए थे, समझ में आया। और इस एसोसिएशन का जो है मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना, मुक्ति दिलाना, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई, है ना। निम्न में से किसकी नियुक्ति रजिया ने क्या किया जी? अमीर शिकार के रूप में अपने शासनकाल में किया। किसको किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। इल्तुतमिश तो रजिया सुल्तान का बाप था, तो अपने बाप को तो कर नहीं सकती है, क्योंकि अपने बाप के मरने के बाद वो जो है आई थी, गद्दी संभाली थी ना। फिरोज शाह तुगलक वंश का है, तो इससे कोई बात रहा नहीं। लेकिन मुख्य चीज़ है कि इसमें से एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, बलबन जो था रजिया सुल्तान के पिताजी का जो था ना, वो क्या था उसको क्या बोलते हैं जी? गुलाम था, है ना। इल्तुतमिश ने बलबन को अपने गुलाम के रूप में रखा था, लेकिन जब इल्तुतमिश मर गया, है ना, तो बलबन जो है रजिया सुल्तान से काफ़ी वफादारी निभाया, है ना। और जो भी बहुत बड़े बड़े युद्ध हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, उसने जो है बड़े ही अच्छे तरीके से सबको सलीटा है ना, सबसे निपटा है। और उसने अपने राज्य का विस्तार भी बहुत किया था, है ना। इसी कारण रजिया ने इसको जो है अमीर शिकार की उपाधि धारण दी, समझ में आया, ठीक है। और ये कुछ समय दिल्ली के राज्य पर भी शासन किया था बलबन। क्लियर है बच्चों? चलिए प्रश्न संख्या 8, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था जी? तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस भारत के किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताओ बच्चों, ये कैप्टन हॉकिंस जो है ना, वो जहांगीर के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। वो जहांगीर के दरबार में आया था। क्यों आया था? तो वो आया था चूँकि उस समय जो है 1600 ईस्वी में वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, है ना। और वहाँ की मैडम जो है मतलब जो रानी है, उसने क्या किया था कि जाके आप जो है आउट ऑफ इंग्लैंड आप कहीं भी जाके पूर्वी देशों में कर सकते हो व्यापार, है ना। तो वो यहाँ आया था व्यापार के उद्देश्य से, और उस जहांगीर के दरबार में जाकर जो है अपनी एक कोठी खोलने की विनती के लेकर आया था, है ना, कि हमें यहाँ क्या करने दीजिए, कोठी खोलने दीजिए। कोठी खोलना मतलब कंपनी खोलने की विनती को लेकर के आया था, रिक्वेस्ट लेकर आया था। लेकिन जहांगीर ने उसको क्या किया? मना कर दिया था, है ना। जहांगीर ने उसको मना कर दिया। ये इसलिए मना किया क्योंकि उस समय भारत में पुर्तगालियों ने अपनी कोठी खोल रखी थी, है ना, और पुर्तगालियों से राजा को काफ़ी अच्छी चलती बनती थी, तो कैसे उसको कह देते, है ना। तो कैप्टन हॉकिंस को उस समय मना कर दिए। लेकिन फिर बाद में वही कुछ दिन के बाद सर टॉमस रो आया, है ना, और उसने यहाँ पे आकर के जो है सब लोगों ने मिल कर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9,
विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? विधि संहिता समझते हैं जी, कानून का किताब है ना, हाँ, लॉ का, विधि संहिता जैसे संविधान जो है हमारा, है ना। तो विश्व में सर्वप्रथम कहने का मतलब है कि कोई राज्य को चलाने के लिए, हर एक चीज़ को चलाने के लिए, राज्य के हर एक पोर्शन को चलाने के लिए, है ना, विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? ऑप्शन ए हम्मुराबी, सिकंदर, नेपोलियन, जूलियस सीजर। इसमें कोई तो भारत का राजा है ही नहीं। सबसे पहले विश्व में पूछ रहा है बच्चों, नहीं पता, मैं बताती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी, है ना। ये हम्मुराबी जो था ना बच्चा, ये संसार का प्रथम कानून निर्माता कहा जाता है। हम्मुराबी को संसार का प्रथम कानून निर्माता कहा जाता है। समझ में आया? ये कहाँ का था? ये बेबीलोन का था। कहाँ का था जी? बेबीलोन। ये वही बेबीलोन है जहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी। समझ में आया? ईरान के रास्ते में पड़ता है बेबीलोन। समझ में आया? विधि संहिता, इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है हम्मुराबी संहिता। यहाँ पे विधि की जगह पर क्या करो ना, हम्मुराबी लगा दो, हम्मुराबी। ये बेबीलोन का शासक था जी, जिसने जो है हर हिस्से को चलाने के लिए बहुत सबसे पहले इसने जो है कानून बनाया। समझ में? लिखित कानून बनाया इसने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई है जी? गुलाबों की लड़ाई तो गुलाब के लिए गुलाब के देश में ही होगा ना। ऑप्शन ए हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? नहीं पता है? चलो बताती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुई थी, है ना। और पता है इंग्लैंड में किसके किसके बीच हुई थी? जो इंग्लैंड में महारानी है ना, महारानी विक्टोरिया, तो क्या लगता है कि वो शुरू से ही अकेले ही थी? नहीं, वहाँ राजवंश दो थे, है ना, दो राजवंश था। एक का नाम था लैंकास्टर, LENKASTER, लैंकास्टर, और दूसरे का नाम था यॉर्क, YORK, यॉर्क। ये दोनों राजवंश जो है इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के लिए झगड़ रहे थे। समझ में आया? और इसी युद्ध का नाम पड़ा गुलाबों का युद्ध। और ये इसमें जीता कौन? तो कौन जीता? लैंकास्टर जीता। ठीक है, यॉर्क हार गया। तो ये जो जीता वो बहुत ही पावरफुल बन गया, है कि नहीं। वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। और उस समय तो हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लैंड जो है उस समय क्या था, उपनिवेशिक, सब जगह उपनिवेशिक तंत्र स्थापित किए हुए था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, है ना। कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका कौन नाम रखा कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होना चाहिए? व्हीलर, मार्शल, कनिंघम, मैके। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बताओ। बहुत सारे बच्चे कनिंघम लिख रहे हैं। कनिंघम नहीं होगा जी बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल, है ना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही जो है इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जुड़े जो भी तथ्य मिल रहे थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, है ना। इसीलिए मार्शल ने क्या किया, इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। ठीक है, अब बात आती है कि सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम, याद रखना इसको, दयाराम साहनी। कब किया? 1921 में किया, है ना। और ये सारा कार्य जो है किसके अधीन हो रहा था जी? तो कनिंघम के अधीन हो रहा था, है ना। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। हर्षवर्धन पुत्र था किसका? ऑप्शन ए राज्यवर्धन का, बी नरवर्धन का, सी आदित्यवर्धन का, डी प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन के पिताजी का क्या नाम था?
नहीं पता बच्चों? इसके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। माता का क्या नाम था जी? माता का नाम था जसोमती। ठीक है, माता का नाम जसोमती था। किस वंश का शासक था? इसका वंश का क्या नाम था? वर्धन वंश, है ना। ये कहाँ पे इसका वंश था, है ना। तो बच्चों ये उत्तर भारत के ऑलमोस्ट राज्यों पर ये इसका अधिकार था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल, ऑप्शन ए है शाल, नीम, आम। बताओ। पीपल मत बताना, पीपल के नीचे तो महात्मा बुद्ध को हुआ था बच्चों। महावीर को हुआ था साल के वृक्ष के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। इन्होंने भी शायद 12 वर्ष या 13 वर्ष, लगभग 12 वर्ष ही लगता है। इन्होंने भी 12 वर्ष में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। सॉरी, 12 वर्ष का इन्होंने भी वनवास किया था, घर से बाहर रहे थे। और अगर कभी नदी पूछ दे कि किस नदी के किनारे हुआ है, तो बच्चों इस नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। ठीक है, क्या नाम है जी? ऋजुपालिका नदी। महावीर को किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ ज्ञान? तो ऋजुपालिका। किस पेड़ के नीचे? तो साल। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 14, लौ एवं रक्त नीति, है ना, का प्रतिपादन किसने किया भारत में? वर्ल्ड में नहीं पूछना है, पूछ रहा है, नहीं तो अभी आधुनिक भारत में पूछेगा तो आप लोग फटाफट बिस्मार्क मार दो। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन, अकबर। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पीछे बता चुकी हूँ, इसलिए आप लोग बताओ कि रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया? किसने जो है रक्त एवं लौह नीति को के रास्ते पर चल कर के जो है अपने राज्य को संभाला, है ना। अपने राज्य को विदेशी राज्यों से और घरेलू राज्यों से बचाया, अपने राज्य का जो है विस्तार किया। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन ने जो है रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किया था, है ना। मार के, पीट के, किसी भी तरीके से, है ना, अपने राज्य को अंदरूनी शक्ति और बाहरी दोनों से बचाना है, साथ ही साथ अपने राज्य का विस्तार भी करना है ना। और बलबन जो मुख्य रूप से उसका नाम था बच्चों, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबक, है ना, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, वो जो उसका न्याय था वो पक्ष रहित होता था, है ना। और वो जो दंड देता था बलबन, वो अत्यंत कठोर था, है ना। इसी कारण उसकी नीति को जो है रक्त एवं लौह नीति भी कहा गया। क्लियर है? वो दिल्ली को जो है बाह्य और अंदर दोनों आक्रमण से बचाता था। और बलबन जो है कौन था? इल्तुतमिश का कौन था जी? इल्तुतमिश का उनका ये था, क्या उसको बोलते हैं, गुलाम था, है ना, गुलाम। प्रश्न संख्या 15, अकबरनामा के कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 1, 7। अकबरनामा के कितने खंड है बच्चों? नहीं पता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 खंड है ना। अकबरनामा के कितने खंड है? 3 खंड है। अकबरनामा के लेखक कौन है जी? इसके लेखक हैं अबुल फजल। इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, चलिए अकबरनामा का मतलब हुआ अकबर की कहानी। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेक्शन कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।